नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के रूप में हम जो एसएसटी वाले और साइंस वाले हैं वो रखते हैं। तो हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियां और संस्कृत के नोट्स और हिंदी के नोट्स और सामाजिक विज्ञान का जितना भी जो मैटर है वो आपको हमारे इस चैनल पे मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न, बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है। इसीलिए आप अपने इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी जो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें। और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल तरीके से चलने वाला वीडियो। दोस्तों, आप यदि चैनल पर पहली बार पधारें तो ये नीचे जो लाल बटन है इसे प्रेस करके हमारी चैनल की सदस्यता ज़रूर से ले लें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो हैं बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार रहने वाले हैं। और अब तो जो है रीट की परीक्षा लग 25 अप्रैल को फिक्स हो चुकी है और 8 फरवरी तक इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो बिना समय गवाए हुए आप तैयारी करते रहें और इस वीडियो को ज़रूर से देखें। तैयारी कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण की शिक्षण विधि नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, शिक्षण विधि कौन सी नहीं है। तो पहला है सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि, व्यास विधि और समवाय विधि। तो दोस्तों, कौन सी इसमें विधि नहीं है, व्यास विधि। क्योंकि सूत्र विधि है जिसके अंतर्गत सूत्रों के अनुसार पढ़ाया जाता है। हालांकि ये सूत्र विधि संस्कृत की सूत्र विधि है, जो पाणिनिकृत जो व्याकरण है उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये एज इट इज हिंदी में भी इस सूत्र विधि को ले लिया गया है। आगमन और निगमन विधि, जिसमें उदाहरण, आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं, और निगमन में पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिए जाते हैं, और समवाय विधि। लेकिन व्यास कोई भी शिक्षण विधि नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, वह विधि कौन सी है। यानी कि हमें उस विधि का नाम बताना है जिसमें रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण, यानी कि जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है कोई पद्य और उसमें जैसे कोई शब्द आ गया, जैसे कोई भी शब्द आ गया तो उसके वो इसमें ये विशेष्य है, ये विशेषण है, ये संधि है, ये समास है। तो अवसर के हिसाब से वो बीच बीच में व्याकरण के टॉपिक बताता रहता है अध्यापक। तो वो कौन सी विधि है, समवाय विधि, भाषा संसर्ग, आगमन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं वो कौन सी विधि है, समवाय विधि। जी हाँ, समवाय विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे वो पद्य पढ़ाएगा, कहानी पढ़ाएगा, रचना पढ़ाएगा, तो उसमें वो कोई ना कोई व्याकरण की टिप्पणी साथ साथ करता रहेगा। जैसे कोई आ गया, देवोपासना शब्द आ गया, देवोपासना, है ना, तो देवोपासना, तो अब वो बीच में ही बता देगा देव प्लस उपासना, तो इसमें गुण संधि हो गई है। ऐसे बीच बीच में वो अवसरानुकूल बताता रहेगा। तीसरा प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किससे मिलता है। पाठ योजना बनाने का जो सर्वाधिक लाभ है वो किसको प्राप्त होता है, विद्यार्थी को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, या इनमें से किसी को नहीं। तो किसको होता है, शिक्षक को। तो क्योंकि पाठ योजना बनाने से शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो सरल हो जाता है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य है वास्तविक, स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, या उपयुक्त सभी। तो हाँ, कविता शिक्षण का जो उद्देश्य है वो स्वस्थ मनोविनोद भी हो जाता है, क्योंकि वो गा करके सुनाते हैं कविता को। स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि वो बार बार जब कविता को गाता है तो उसको याद होती है। और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि एक बार बच्चा जब कोई कविता सुनता है तो उसके अकॉर्डिंग वैसी ही कविता गढ़ने का, यदि कोई सृजनात्मक बालक है तो, विशिष्ट बालक है यदि, तो वो औसत से यदि उसकी बुद्धि लब्धि अधिक है तो वो भी कविता बना सकता है या उसमें कल्पना जोड़ सकता है।
अगला जो प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशलों के लिए विकास की व्यवस्था, शिक्षण कौशल जो है उसके विकास के लिए किस में व्यवस्था की जाती है? इकाई योजना की, दल शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण की या अभिक्रमित अनुदेशन की? तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है शिक्षण कौशल की, तो सूक्ष्म शिक्षणों में जो है इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। छठा प्रश्न है, वाचिक अभिनय में किया जाता है। वाचिक अभिनय में क्या किया जाएगा? शिक्षक द्वारा अभिनय, विविध बालकों द्वारा पत्रों के रूप में संवाद बोलना, नाटक करना या इनमें से कोई नहीं। तो वाचिक अभिनय में विविध जो बालक हैं उनके द्वारा पत्रों के रूप में संवाद बोला जाएगा। दोस्तों 7वां सवाल है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली कौन सी विधि है? एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली, यानी कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और ये सब मिलकर के एक ही समान शब्द बोलेंगे, तो वो कौन सी विधि है? ध्वनि साम्य, व्याकरण अनुवाद, उच्चारण विधि या अनुकरण विधि? तो वो कौन सी विधि है? ध्वनि साम्य विधि। तो ध्वनि साम्य विधि के अंतर्गत एक ही समान शब्दों को सिखाता है। दोस्तों 8वां है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? बालक को किस इनमें से वह कौन सा सोपान है जिससे ये पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना या स्पष्टीकरण? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जी हाँ, प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना से उसे पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है, क्योंकि अध्यापक जो है पूर्व ज्ञान से शुरू करता है और अंत में समस्यात्मक प्रश्न पे उसे खत्म करता है। जो समस्यात्मक प्रश्न होता है वो उसी के बारे में पता चलता है कि आज वो क्या पढ़ने वाला है। कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? कविता शिक्षण की मुख्य विधि की बात कर रहा है, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि या उपयुक्त सभी विधियां? तो कविता शिक्षण में व्याख्या विधि भी आती है जो कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है, और शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर और गीत अभिनय विधि भी आती है। तो दोस्तों अगला जो सवाल है, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। हमें उस चीज़ को ज्ञात करना है जो भाषा का कौशल नहीं है। विचार करना, पढ़ना, सुनना और बोलना। तो हम सब यह जानते हैं कि भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4। पढ़ना भी होता है, सुनना भी होता है, बोलना भी होता है और लिखना होता है, लेकिन विचार करना नहीं होता। भाषा के कौशल में यह नहीं आता। अगला है, हर्बर्ट की जो पंचपदी का जो पद है इनमें से वह कौन सा नहीं है? प्रस्तावना, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण या तुलना? तो हर्बर्ट में जो है पुनरावृत्ति का कोई स्थान नहीं है। अगला जो सवाल है, कविता शिक्षण की इनमें से विधि कौन सी नहीं है? कौन सी विधि नहीं है? रसास्वादन, व्याख्या विधि, अनुकरण विधि या गीताभिनय विधि? तो अनुकरण विधि जो है वो कविता शिक्षण की विधि नहीं है। 13वां प्रश्न है, भाषा संसर्ग की विधि उपयोगी है। भाषा संसर्ग विधि जो है वो किस में उपयोगी है? पद्य में, व्याकरण में, गद्य में या लेखन में? तो भाषा संसर्ग की जो विधि है वो व्याकरण में उपयोगी रहती है। दोस्तों अगला सवाल है 14वां, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार मौखिक, लिखित, साहित्यिक या ये उपरोक्त तीनों? तो भाषा शिक्षण में जो है मौखिक, लिखित और साहित्यिक तीनों रूप से आते हैं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और समवेत वाचन। ये क्या कह रहा है? गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में प्रयुक्त नहीं होता, तो वो मौन वाचन होता है,
क्योंकि छात्र जो है मौन वाचन करते हैं लेकिन पद्य में उसको गाते हैं। अगला जो सवाल है, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनि को बोलना, शुद्ध उच्चारण करना या उपयुक्त सभी। तो द्वितीय भाषा शिक्षण में अभ्यास, ध्वनियाँ और शुद्ध उच्चारण करना ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। जो दल शिक्षण होता है उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी हो सकती है? शिक्षक का अभाव होता है, एक से अधिक शिक्षक होते हैं, 20 शिक्षक होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है वो एक से अधिक शिक्षक होते हैं। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? इनमें से वह विधि जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है, सूत्र विधि, समवाय विधि, कहानी कथन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। जो सूत्र विधि है वो संस्कृत से हिंदी में आई है। दोस्तों अगला जो सवाल है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब शिक्षक हाथ में पुस्तक लेकर के वाचन करता है तब हम इसे क्या कहेंगे? अनुकरण वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन या समवेत वाचन। तो शिक्षक जो सबसे पहले क्या करता है? आदर्श वाचन करता है पुस्तक को हाथ में लेकर। और दोस्तों अगला जो सवाल है 20वां, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूरा करते हैं, वह कौन सी विधि कहलाती है? स्वअध्ययन, पर्यवेक्षित, गृह कार्य या मौखिक। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूरा करता है, तो वह कौन सी विधि कहलाती है? पर्यवेक्षित विधि। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में ज़रूर से कमेंट करें और आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए ये भी आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी शिक्षण विधियों से संबंधित नए प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।